Hello दोस्तों, so today we are going to discuss important topic GM crops in India. As you know कि यूपीएससी के अंदर ये टॉपिक वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। तो यहाँ पे 3-4 क्रॉप के बारे में हम डिस्कस करेंगे और बहुत जो टू दी पॉइंट करेंगे ताकि प्री के अंदर कुछ ना कुछ हमें हेल्प मिल सके। ठीक है दोस्तों, जब जेनेटिकली मॉडिफाइड की हम बात करते हैं किसी भी चीज़ को, जैसे कोई क्रॉप है उसके ऊपर पेस्ट अटैक हो गया है ना, तो उसकी वजह से काफ़ी क्रॉप ख़राब हो जाती है और किसानों को तो नुकसान होता ही होता है इसका, है ना। तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ, कई बार हमें उसकी जो यील्ड है वो भी इंक्रीज़ करनी होती है, तो डिफरेंट तरीके हैं। अब वहाँ पे हम कुछ ना कुछ जीन वहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है, और वो बन जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड। ठीक है जी। अब वो जीन हम कैसे ऐड करते हैं, उसके अलग अलग मेथड्स हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले जो आपको पता है बीटी कॉटन की। बीटी कॉटन के अंदर क्या किया गया है, एक बैक्टीरिया है बैसिलस थ्रूएनजेनेसिस बैक्टीरिया। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर 2 जीन हैं। अब ये काफ़ी स्टडीज़ के बाद जब उनको पता चला कि 2 जीन ऐसे हैं, ये एक टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं। ठीक है, अब वो टॉक्सिन जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है किसके लिए, पिंक बॉलवर्म के लिए। और ये पिंक बॉलवर्म जो है वो कॉटन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो इन्होंने क्या किया कि ह्यूमन के लिए तो इतना यहाँ पे और जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इसका देखने को नहीं मिलता, तो इन्होंने ये वाला जीन निकाल लिया यहाँ से। ठीक है जी, अब ये कॉटन सीड के अंदर डाल दिया। अब कॉटन सीड के अंदर डाल दिया तो अब जब इंसेक्ट अटैक करेगा तो क्या होगा, ये वाला जीन है ना, एक टॉक्सिन जो प्रोटीन रिलीज़ करेगा, एक्सप्रेशन होता है जीन एक प्रोटीन का, तो प्रोटीन रिलीज़ करेगा तो इंसेक्ट की बॉडी के अंदर जाएगा और वहाँ पे उसकी जो डेथ हो जाएगी या उससे, तो इट मीन्स के जो पिंक बॉलवर्म का अटैक है इतना यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। ठीक है जी, क्योंकि अदरवाइज़ तो यहाँ पे, लेकिन हाँ दूसरी बात, अब आप सोचोगे कि पिंक बॉलवर्म का अभी काफ़ी सारे आर्टिकल हर साल आते हैं कि जो क्रॉप है इंडियन के बीटी कॉटन है उसके अंदर भी अगर हम लॉन्ग टर्म देखें तो बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे बहुत ज़्यादा इंडिया की जो यील्ड है वह काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। जो ट्रेडिशनल वैरायटीज़ हैं वो भी अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन खैर वो तो एक एनालिसिस है, वो प्री के बाद में डिस्कस करूँगा इसके बारे में दोनों फैक्टर। यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। और सिर्फ यही जीएम क्रॉप है जो इंडिया के अंदर प्रूव्ड है। किसने बनाई थी, मॉन्सेंटो, बेयर मॉन्सेंटो, यूएस जायंट। अब इन्होंने यहाँ पे टर्मिनेटर जीन भी आते हैं। अब ये मोनोपोली भी रहती है इसकी, ये भी क्रिटिसिज्म रहता है, लेकिन प्री के बाद देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लीजिए अब टर्मिनेटर जीन, एक बार आपने सीड खरीद लिए, उसके बाद आप उसको दोबारा नहीं, फिर आपको कंपनी से खरीदने पड़ते हैं, तो फार्मर की डिपेंडेंसी बहुत बढ़ जाती है। ठीक है जी, अब ये रेजिस्टेंस किसको करता है वो मैंने ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एक और चीज़ की, HT-BT कॉटन की बात करते हैं। यहाँ पे देखो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस। ठीक है जी, अगर मैं टॉलरेंट की बात करूँ, यहाँ पे अगर हम देखें HT-BT कॉटन, अब ये वाला BT कॉटन तो हमने पढ़ लिया, लेकिन ये क्या चीज़ है ना। देखो नॉर्मली हर्बिसाइड जो है ना, वो क्रॉप के अंदर यूज़ होता है एज यू नो। तो जब ये एक हर्बिसाइड है ग्लाइफोसेट, ग्लाइफोसेट जब हर्बिसाइड यूज़ करते हैं तो ये क्रॉप और वीड के बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं करता। मतलब क्रॉप भी आपकी ख़राब होगी, वीड भी चलो वो भी ख़त्म हो जाएगी। वो वीड तो हमने ख़त्म करनी, लेकिन क्रॉप भी साथ में जाती है। तो यहाँ पे फिर फार्मर के पास सोल्यूशन क्या कि मैनुअली आप लेबर लगाओ, भाई वीड को वहाँ से निकालो, है ना। तो वहाँ पे कॉस्ट भी बहुत जाती है, टाइम भी बढ़ा जाता है। तो इन्होंने फिर क्या किया, इसका सोल्यूशन निकाला। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन बैक्टीरिया लिया, इसके अंदर से एक जीन निकाला CP4 EPSPS। ठीक है, अब यहाँ पे ये जीन फिर कॉटन के अंदर डाला गया और अब यहाँ पे एक हर्बिसाइड रेजिस्टेंस जो कॉटन वैरायटी जनरेट होगी, जिसको हम बोल सकते हैं HT-BT कॉटन। अब अगर आप यहाँ पे ग्लाइफोसेट, मान लीजिए एक फील्ड है ना, हमारे पास पहले था नॉर्मल कॉटन वैरायटी, यहाँ पे है वीड भी है, आपने ग्लाइफोसेट को स्प्रे किया तो दोनों को नुकसान होगा। लेकिन अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास HT-BT कॉटन है। ठीक है जी, HT-BT कॉटन है एंड वीड है। अब आपने ग्लाइफोसेट स्प्रे किया तो क्या होगा, ये वाला रेजिस्टेंस है ग्लाइफोसेट से, है ना, तो इसको कुछ नहीं होगा, वीड खत्म हो जाएगी, तो बेनिफिट है। लेकिन खैर ये भी अप्रूव्ड नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने ध्यान रखना है कौन सा अप्रूव है कौन सा नहीं। इसके बारे में क्विकली देख लेते हैं। तो ये इसके काफ़ी ज़्यादा जो सीड वगैरह भी मिले, है ना, गवर्नमेंट को रिसेंट टाइम के अंदर, तो काफ़ी चलता रहा। महाराष्ट्र के अंदर भी काफ़ी लंबा प्रोटेस्ट भी चला कि इसको अलाउ किया जाए ताकि जो किसानों को नुकसान ना हो बहुत ज़्यादा। तो ये इस कंटेक्स्ट के अंदर जीन का नाम याद रखना अपने प्री के लिए। दूसरी बात, ये भी उसी ने बनाया है, मॉन्सेंटो। ठीक है,
क्लियर नहीं किया GEAC ने, इसके बारे में पढ़ते हैं अभी आगे, ठीक है। रीज़न वो सारा मैंने आपको बता दिया। अब क्या है, हमारे कुछ रूल एंड रेगुलेशन है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट क्या बोलता है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड है, अनअप्रूव्ड है, लेकिन अगर आप उसको यूज़ कर रहे हो तो ऑफेंस है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। उसके बाद अगर मैं बात करूं सीड एक्ट 1966 एंड कॉटन एक्ट के बारे में बात करूं, यहाँ पे भी जो भी अनअप्रूव्ड सीड है ये भी अलाउ नहीं है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर 1 लाख तक जुर्माना भी है आपको, ठीक है जी। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने कहा था अभी रिसेंटली कि भाई जो ग्लाइफोसेट है ये कोई नहीं यूज़ करेगा एक्सेप्ट जो पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर्स हैं, वहाँ पे अगर यूज़ होना तो वहाँ पे यूज़ किया जाएगा। बीटी ब्रिंजल की बात करते हैं दोस्तों, अब ये इसके बारे में सेम चीज़ है जो बीटी कॉटन में पड़ा था। यहाँ पे भी क्या किया, जीन लिया गया और वो इंसर्ट किया गया, ठीक है। ये भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। किसके अगेंस्ट प्रोवाइड करता है दोस्तों, ये बैसिलस थ्रोएंजेनेसिस, सेम उसी से जीन लिया गया, लेकिन जीन और है, ये है क्राई 1AC, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है फ्रूट एंड बोरर शूट बोरर से, ठीक है। तो इट मीन्स ये भी डिजीज से थोड़ा प्रिवेंट करेगा। तो बीटी ब्रिंजल ऐसे जनरेट किए गए सेम सिमिलर मेथड के ऊपर अगर हम बात करें। वैसे अगर ब्रिंजल की जो प्रोड्यूसिंग स्टेट देखें तो वेस्ट बंगाल से लेके उड़ीसा, गुजरात, यहाँ पे जो मेजर स्टेट हमें देखने को मिलती हैं। ओके, अब बीटी ब्रिंजल आपका किसने बनाया, ये अपनी कंपनी है महाराष्ट्र की माहिको, ठीक है दोस्तों। इसने टेक्नोलॉजी भी तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ भी शेयर की है। हाँ, एक और चीज़ है कि जो अब ये इसके ऊपर भी काफ़ी डिबेट चलती रहती है। इसके ऊपर ये डिबेट है कि जो काफ़ी हमारे पास केस स्टडी है बांग्लादेश की भी, वहाँ पे बांग्लादेश के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन भी हुई है और काफ़ी रिपोर्ट आई स्टार्टिंग के अंदर के फार्मर को बेनिफिट भी हुआ इसका, लेकिन इंडिया के अंदर जिसने बनाई है वहाँ पे ये अप्रूव्ड नहीं है, ठीक है। अब ये जो बीटी कॉटन वगैरह है या फिर चलिए ब्रिंजल है ना, तो अब ये खाओगे जो फूड है, यहाँ पे जो आर्गूमेंट दिया जाता है कि जो फूड है उसके अंदर आपने एक जीन डाला है, अब वो जीन अगर इंसान खाएगा इंसान की बॉडी के अंदर जाएगा, और जब बॉडी के अंदर जाएगा तो वहाँ पे फ्यूचर के अंदर क्या इम्पैक्ट होगा हमारी हेल्थ के ऊपर पता नहीं। ये एक मेजर जो कंसर्न है इन्होंने बोला है। दूसरी बात, जैसे मान लीजिए पिंक बॉलवर्म है, अब वो एक आपने जीन ऐड कर दिया, अब उसके जब वो अटैक करता है तो उसके लिए खुद के लिए थ्रेट है। सपोज करो विद द टाइम उसके अंदर चेंजेस आती हैं और वो टॉक्सिन उसको थ्रेट नहीं होता, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो वहाँ पे एक और नेगेटिव आ सकता है। लेकिन दूसरी बात ये भी बोला जाता है कि जैसे मान लीजिए हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट है जी, जो दुनिया भर की GM क्रॉप्स हैं या फूड हैं दुनिया खा रही है ना, कनोला ऑयल वगैरह ये सारा लोग कंज्यूम कर रहे हैं, इसके अंदर भी ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड है, तो उसका इम्पैक्ट भी तो ह्यूमन बॉडी के ऊपर होना चाहिए, ये भी एक आर्गूमेंट है, ठीक है दोस्तों। अब बीटी ब्रिंजल का हमारा हो गया, ओके। अब बात करते हैं GM मस्टर्ड की, ये हाइब्रिड बनाया गया, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं GM मस्टर्ड के अंदर है क्या। देखो मेजर प्रॉब्लम क्या है, जब आप हाइब्रिड बनाते हो तो आप एक प्लांट का, लेटेस्ट सपोज एक प्लांट ले लेते हैं 1 है 2 है, यहाँ से आपने पॉलन उठाया और इधर भेज दिया है ना, मतलब अगर सिंपल भाषा में बात करूँ, मेल को भेज दिया, सपोज करो यहाँ पे फीमेल है और ये हाइब्रिड बन गया। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि मेल एंड फीमेल वो सेम फ्लावर के अंदर है, ठीक है, मेल एंड फीमेल सेम फ्लावर के अंदर है। जब सेम फ्लावर के अंदर होगी, अगर मान लीजिए मैंने इसको हाइब्रिड बनाना है, मैंने यहाँ से मेल को भेजा, ठीक है जी, सेंड किया, तो क्या ये फीमेल और ये मेल इनका हाइब्रिड हो जाएगा? इतना इजी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी मेल अवेलेबल है और ये इनका जो सेल्फ पॉलिनेशन है ये बहुत जल्दी होती है। तो ये एक प्रॉब्लम है कि इसका हम हाइब्रिड कैसे बनाएं, है ना जी। तो हमने हाइब्रिड कैसे बनाया ये देखते हैं। हमने हाइब्रिड बनाया दोस्तों, पहले यहाँ पे एक यूज़ किया जीन बार्नीज जीन। बार्नीज जीन क्या करता है, जो मेल है उसको स्टेराइल बना देता है, मतलब अब इनके पास आपस में हाइब्रिड नहीं बनेगा, अब इनके पास जो पॉलिनेशन नहीं होगी, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगी, क्योंकि मेल यहाँ पे स्टेराइल है, तो फीमेल अवेलेबल है। अब हम मेल को इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन अब इसके अंदर एक जीन है, कौन सा जीन, जो हमने इंट्रोड्यूस किया था बार्नीज। अगर मैं यहाँ से मेल यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूँगा, ये जीन तो है, ये जीन फिर इस मेल को भी स्टेराइल बना देगा, फिर तो हाइब्रिड बनेगा ही नहीं, है ना। पहले हमने इसके मेल को स्टेराइल बनाया, फिर एक नया मेल इंट्रोड्यूस किया, उसके अंदर कुछ ऐसा डालना पड़ेगा जीन जो ये बार्नीज जीन जो है उसके ऊपर इम्पैक्ट ना करे। तो इसीलिए इस मेल के अंदर हमने बार स्टार जीन डाला, ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या है, बार स्टार जीन है,
ठीक है जी। अब ये यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे इसके ऊपर अटैक करेगा बार्नीज जीन, लेकिन बार्नीज जीन का इसके ऊपर अटैक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये उससे रेजिस्टेंस हो गया, इसके अंदर जो ये उसके एक्शन को ब्लॉक कर देता है। इट मीन्स कि अब ये वाला जो मेल है जिसके अंदर बास स्टार जीन है, ये यहाँ पे सर्वाइव कर जाएगा और ये GM हाइब्रिड अपना बन जाता है। तो इस तरह हमने GM मस्टर्ड बनाया दोस्तों। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी ले लेते हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो हो गई अपनी। तो यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने यही टेक्निक यूज़ की है, DMH11 GM हाइब्रिड ऑब्टेन किया है। क्रॉस वैरायटी है मस्टर्ड वैरायटीज़, जो वरुणा है जो बार नेज लाइन के ऊपर, ठीक है जी, एंड अर्ली हीरा बार स्टार जीन इसकी लाइन है। तो दोनों का मैंने आपको बता दिया ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी कैसे ये काम करते हैं। तो यही हमने बस देखना था इसके अंदर। इसके अलावा आप देखो अप्रूवल जब कोई भी क्रॉप आती है तो थोड़ा सा साइंटिफिक लेवल के ऊपर भी थोड़ा देखना पड़ता है भाई क्या इम्पैक्ट होगा क्या नहीं होगा। उसके लिए जाती है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के पास। अब ये उसके ऊपर सारा ध्यान देती है कि क्या इसके अंदर किसको अप्रूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए इसने कह दिया कि ठीक है इसको अप्रूव कर दो, ठीक है, अभी कुछ टाइम पहले ये भी हुआ था कि फार्मर की इतनी वॉइस नहीं है इसके अंदर, या फिर जो भी एक बोलती है कि ठीक है ये क्रॉप ओके है, तो लेकिन उसका वही एविडेंस इतना हमें मिलता नहीं है कि किन बेसिस के ऊपर उसको अप्रूव किया है या किन बेसिस के ऊपर पर्टिकुलर क्रॉप को डिसअप्रूव किया। तो यहाँ पे इसके पास आता है। अब ये क्या है, इसका जो चेयरमैन है वो स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी या हो सकता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर। अब यूपीएससी पूछेगी यहाँ पे एनवायरनमेंट मिनिस्टर होता है, अकॉर्डिंग टू देयर ऑफिशियल साइट नहीं होता। मेंबर्स हैं तो डिफरेंट जगह से इसके अंदर मेंबर्स आते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसका काम क्या है, एक तो है लार्ज स्केल यूज़ ऑफ हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म या रिकॉम्बिनेट, अगर रिसर्च के अंदर यूज़ हो यहाँ पे इसका अप्रूव आता है कि अब उसको अप्रूवल देना है नहीं देना। उसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑर्गेनिज्म जैसे अपनी GM क्रॉप्स वगैरह इसके लिए अप्रूवल, ठीक है। इसके अलावा इट कैन ऑल्सो टेक पनिटिव एक्शन, ठीक है, अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये आपने ध्यान रखना है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूपीएससी के लिए ये पूछती रहती है। उसके अलावा अब मैंने ये तो बता दिया कि GEAC आपका अप्रूव करता है। मान लीजिए आपके 2 3 4 क्रॉप्स हैं, जैसे BT कॉटन है, BT ब्रिंजला, GM मस्टर्ड है, ये GEAC के पास गई होंगी पहले, उसने देखा कि हाँ ठीक है और अप्रूवल दे दिया। BT कॉटन तो अपनी निकल गई एनवायरनमेंट मिनिस्टर, उसके बाद अब इसने अप्रूवल दे दिया, उसके बाद जाता है एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के पास, ठीक है जी। अगर वहाँ से फाइनल अप्रूवल मिलता है तो तभी ये आगे चलता है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ये है कि BT कॉटन तो चलो अपना चल ही रहा है, लेकिन BT ब्रिंजल एंड GM मस्टर्ड पास्ट के अंदर इसलिए अप्रूव कर दिए थे, लेकिन उसके बाद एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के अंदर गए और वहाँ से क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर रहता है, लोगों का प्रेशर बहुत था कि ये भाई खाने वाले हैं, कॉटन तो हम खाते नहीं, कॉटन सीड ऑयल बहुत सी चीज़ें आती हैं जो इनडायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर जाती है। तो यहाँ पे BT ब्रिंजल एंड मस्टर्ड को फाइनली फिर गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं किया। ये दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। कौन से यहाँ पे जो भी क्रॉप है उसका कौन सा जीन और बैक्टीरिया का नाम, किस कंपनी ने बनाया और ये इसका बेनिफिट क्या है, ये 4 चीज़ें आपने हर क्रॉप के बारे में ध्यान रखनी है, यही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अप्रेजल GEAC और एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के अंदर जाता है, वो आपको याद रहना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि क्विकली आपको जो मेजर GM क्रॉप्स हैं वो रिवाइज करवा दी होंगी। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।